नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारे साप्ताहिक शो संकट सुरक्षा और स्वामी का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम एक बार फिर रुख कर रहे हैं अपने नेबर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। और सवाल इस एपिसोड का ये है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो नए कठोर कानून आए हैं उनके पीछे की कहानी क्या है और क्या विपक्ष इन कानूनों से निपट पाएगा। प्रवीण, हर एपिसोड की तरह इस बार भी आपकी तरफ रुख करूंगी। अगर आप हमारे दर्शकों को सवाल लेने से पहले बता पाएं कि ये कानून क्या है और इनके इर्द गिर्द इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। अपूर्वा, कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नए कानून इंट्रोड्यूस किए जिससे आर्मी के, फौज के अधिकार काफ़ी बढ़े जी। और ये अधिकार दिया गया उनको लीगली कि वो सिविलियन सस्पेक्ट्स का ट्रायल कर पाए। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉज का एम्बिट बहुत बढ़ाया गया। जी, जी। उसके बाद इस गए हफ्ते प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ट्विटर पे ये मैसेज डाला कि उन्होंने इन लॉज को असेंट नहीं किया था। जी। अब आप समझते हैं कि ये कितनी गजब की बात है कि एक देश के राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति जैसे ही हैं उनके सिस्टम में, कि उनको ट्विटर पे कहना पड़ रहा है कि इन कानूनों को मैंने असेंट नहीं दिया, मेरा हस्ताक्षर इन पे नहीं है। और अभी तक हमें पता नहीं है कि उन्होंने ये लॉ साइन किए या नहीं किए या रिजेक्ट किए। पाकिस्तान की सरकार का सिर्फ ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने ड्यू पीरियड के अंदर साइन करके वो बिल वापस नहीं दिए थे या रिजेक्ट नहीं किए थे, तो उनका असेंट डीम हो गया। तो डीम होने का मतलब क्या है हमें नहीं पता जी। उसके ऊपर से बहुत बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन चल रहा है ऑपोजिशन के लोगों पे। सैकड़ों पीटीआई के अब सपोर्टर जेल में हैं और सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है एक वकील का, ईमान हजारी, जो युवा वकील है, मजारी, आई एम सॉरी। उनकी माँ मिनिस्टर थी और जबकि माँ और बेटी के पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। पहले माँ जेल में भेजी गई थी, शिरीन मजारी साहिबा, जो मिनिस्टर थी पिछले गवर्नमेंट में। फिर उनको छोड़ा गया जब उन्होंने पब्लिकली ऐलान किया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ रही हैं। अब उनकी बेटी जो एंटी आर्मी एक्टिविस्ट है और अपने माँ के खिलाफ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत बारी वॉइस किए हैं, वो अरेस्ट करके जेल में डाल दी गई हैं। जब वकीलों को अरेस्ट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में लग रहा है कि ये इंटरिम सरकार बिल्कुल ही फौज के और जनरलों के कहने पे चल रही है। जी। कदम कदम पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अब कि वक्त पे चुनाव होंगे या नहीं होंगे, आगे देखना होगा। चलिए, इसी बात पे पहला सवाल लूँ कि विनायक सरदेसाई का हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि एक्स पर अपने पोस्ट में, जैसे आपने मेंशन किया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो पीटीआई के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना को ब्लैंकेट पावर्स देने वाले विवादास्पद बिलों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बोल रहे, उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ ने उनके आदेश को अंडरमाइन किया और निर्धारित 10 दिनों के अंदर बिल वापस नहीं किया। उनका कानून मंत्रालय कुछ और ही दावा कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि वे बिल अब कानून बन जाएंगे और अगर हाँ तो क्या इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल विनायक जी लग रहा है कि वो बिल एक्ट्स बन गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। अनडाउटेडली उनके सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज भी होंगी। लेकिन ये आज तक मिस्ट्री पूरी रिजॉल्व नहीं हुई है कि क्या वो बिल्स प्रेसिडेंट अलवी ने वापस किए थे, किए नहीं, मतलब वापस देने के अगर आदेश दिए उनने अपने स्टाफ को, तो जब उनने देखा कि ये एक्ट्स बन गए हैं तो तुरंत क्या कार्रवाई ली, ऑफिशियल तौर पे कुछ कार्रवाई ली या सिर्फ ट्विटर पे ऐलान किया। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके एक और मिस्ट्री है कि अगर प्रेसिडेंट अलवी ने ये बिल वापस भी किए होते तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में दूसरी बार ले जाने होते इनको लॉ बनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ भी सिस्टम होता है। प्रेसिडेंट अगर स्वीकार ना करे तो अल्टीमेटली संसद की ही आवाज़ अहम रहती है, लेकिन संसद को दोबारा वो बिल भेजने होते हैं। अब यहाँ अजीब बात है कि इंटरिम सरकार बन गई, असेंबली उनकी जो है या हमारी पार्लियामेंट जैसी है वो डिज़ोल्व हो गई। तो एग्जैक्टली किस तारीख को ये हुआ था अभी 100% क्लियर नहीं है।
लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार बहुत ही जल्दी में थी ये करने के लिए, क्योंकि शायद कोई संसद थी नहीं जो ये बिल्स को दोबारा सुन के भेज सकती थी। अब ये सवाल उठ सकता है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में जी। तो उसके बाद भी ये एक्ट दोबारा पास हो सकते थे। हो सकता है कि जल्दी ये है कि या तो पाकिस्तान के आर्मी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक पालतू सरकार दोबारा बनेगी या नहीं, या तो फिर इलेक्शन टाइम पे होने नहीं वाले, तो हो सकता है कि बहुत अरसे के लिए वो बिल दोबारा पार्लियामेंट में भेजे ना जा सके जी। लेकिन हकीकत रियलिटी इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बहस कुछ भी कर ले, लगातार कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के डेट्स दिए थे प्रोविंशियल इलेक्शंस के, वो अभी तक इलेक्शंस हुए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रोसीजरल ऑर्डर्स दिए हैं अलग अलग केसेस पे। ये मिलिट्री ट्रायल्स पे भी अपना ऑपोजिशन वॉइस किया था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आखिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट हो गया तो क्या बड़ी बात है जी। अगला सवाल आदित्य का लूँगी, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे सेना और पाकिस्तानी सरकार इमरान खान के राजनीतिक करियर को ख़त्म कर रही है। पूछ रहे हैं आपके अनुसार वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो में विपक्षी नेता के रूप में इमरान खान की जगह कौन ले सकता है? जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्टली सवाल के लिए बहुत शुक्रिया और ये शो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इसमें ये है कि कुछ स्पेकुलेशन चल रहा था जब ये इंटरिम कैबिनेट बन रहा था कि पाकिस्तान सरकार एक और प्रोमिनेंट क्रिकेटर को इमरान खान की जगह बढ़ाने की कोशिश करेगी। शाहिद अफरीदी की बहुत बात चल रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। जहाँ तक लग रहा है इमरान खान जबकि जेल में हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं हो रही। इसका ऑफ कोर्स अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम ग्राउंड पे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पुराने और क्रेडिबल पत्रकार हैं जाहिद हुसैन जैसे बार बार लिख रहे हैं कि इमरान की पॉपुलैरिटी स्ट्रीट के लेवल पे टूट नहीं रही है। ये इसका एक वजह हो सकता है कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की लगातार बिगड़े जा रही है। कल ही यानी थर्सडे के दिन डॉलर 300 के ऊपर चले गया, मतलब 300 रुपये डॉलर। प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, फ्यूल की सब्सिडी और घटा दी गई है, तो नेचुरली लोगों में गुस्सा है सरकार की ओर। पीपल्स पार्टी का जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो सिंध में बहुत अच्छे लग रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन दूसरे स्टेट्स प्रोविंसेस में शायद उतने अच्छे नहीं हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैक्शन का जो सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है यानी नवाज शरीफ साहब ही, वो लंदन से अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ये सब पॉलिटिकल वीकनेस के निशाने लगते हैं सरकार के। अब ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि पार्टी वीक हो या तगड़ी हो या कुछ भी हो, इमरान खान को फौज हरा ही देगी, जैसे पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ को हराया ही था जी। रिगिंग करके। लेकिन उससे आर्मी की पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि आखिर अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं है, तो सरकार बंदूक के नोक पे कितने दिन चलेगी वो देखना पड़ेगा। और उसके अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, उनको क्या उनकी ताकत बढ़ेगी ऐसे सिचुएशन में, वो भी देखना होगा जी। अगला सवाल संकल्प का लूँगी, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हेलो स्वामी सर, आपने पहले कहा था कि पाकिस्तान सेना राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गई है। वो बोल रहे हैं अन्य लोगों ने इसे हाईली डिसिप्लिन फोर्स बुलाया है जिसमें चेन ऑफ कमांड का सख्ती से पालन किया जाता है और सैनिक जनरल के साथ खड़े रहते हैं चाहे कुछ भी हो। बोल रहे हैं क्या आप इस व्यू को भी डिस्प्यूट कर रहे हैं? वो ये भी बोल रहे हैं कि हाल ही के दिनों में रिटायर्ड अधिकारी देश की स्थिति पर अफसोस जता रहे हैं और कुछ ने इसे डॉन और अन्य आउटलेट्स पर भी कहा है। बोल रहे हैं उन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा है, स्पीड डायल को तो भूल जाइए, अमेरिका ने अब उन्हें फ़ोन डायरी में भी नहीं रखा है, चीन टैब पिक करने के लिए तैयार नहीं है, मिडिल ईस्ट के ब्रदर्स को कोई परवाह नहीं है, यूरोप की अपनी समस्याएं हैं। वो बोल रहे हैं अगर आर्थिक संकट का समाधान नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तान का यूएसएसआर जैसा कोलैप्स इमिनेंट है? संकल्प, पहले आपके सवाल के लिए शुक्रिया। जहाँ तक मुझे लगता है, यस, पाकिस्तान फ़ौज डिसिप्लिन फ़ौज है, ये कोई
सोमालिया या सूडान की मिलिशिया नहीं है कि एक वॉरलॉर्ड से जुड़ी हुई है, तालिबान नहीं है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में वो अपने एक्सटॉर्शन और ये सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन कई एनालिस्ट के ये जो राय है कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड यूनाइटेड फोर्स है, इस पहली बात है कि मैं इस व्यू से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। डिसिप्लिन फोर्स तो है लेकिन इसमें हमेशा डिसिडेंस रहा है। याद रखिए कि इस फौज के बिल्कुल शुरुआत में कश्मीर में जो अकबर खान थे जिन्होंने 1947-1948 के कबायली रेड्स को कमांड किया था, उन्होंने फिर अपने ही देश में कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड कू करने की कोशिश की थी। लगातार कू के अटेम्प्ट्स रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम तक पाकिस्तान के फ़ौज के अंदर से ही जो उभर के आए हैं, और वो अभी रिसेंटली भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ऑफिसर कुछ अलकायदा से लिंक्स रखने के लिए या दूसरे दहशतगर्द तहरीकों से रिश्ते रखने के लिए प्रोसिक्यूट किए गए हैं। इसका भी कोई शक नहीं है कि 1965 के बाद से जब पाकिस्तान के ऑफिसर कोर में एक परिवर्तन आने लगा, यानी पहले ज़्यादातर बड़े ज़मींदार घरों के लड़के ही ऑफिसर बनते थे, 65 के धीरे धीरे बाद मिडिल क्लास फैमिली से लोग आने लग गए। उससे एक ऑफिसर कोर के नक्शे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और शायद आज जो जूनियर ऑफिसर कोर है वो काफ़ी सिंपैथेटिक है इमरान खान की, क्योंकि उनको लगता है, सही बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है, कि इमरान खान एक सेल्फ मेड आदमी है जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को आवाज़ दे रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो सारे ये जो इंडिया में क्या कहते हैं, ये सब डिनेस्ट हैं और ये सिर्फ स्टेज पे, नेशनल स्टेज पे इसलिए आए हैं क्योंकि इनके वालिदैन या इनके पिता कोई बहुत बड़े फैमिली के थे। तो ऑफिसर कोर में डिसेंट है। ये हमें देखना चाहिए कि जो लोग अभी ऑपोजिशन के एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए हैं अलग अलग केसेस में, बहुत सारे उनमें ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री फैमिलीज़ के हैं। एक केस में तो एक जनरल साहब, फॉर्मर जनरल साहब की बेटी भी कैद है, जो पहले कभी नहीं होता था आर्मी के अंदर। आर्मी ने एक अपने जनरल के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट के टाइम के लाहौर के कोर कमांडर के अगेंस्ट कार्रवाई की है। तो एक बहुत, ये इस देश के इतिहास में एक नाजुक वक्त है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया, आप जो कह रहे हो चीन के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, यूरोप के बारे में, बिल्कुल सही है। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, जैसे कि आपने कहा कि डायरी से ही उनका नंबर मिटा दिया, ये बहुत अच्छा है, आपने इसको एक्सप्रेस किया, कैप्चर किया। लेकिन मेरे ख्याल से अल्टीमेटली कोई एक न्यूक्लियर पावर को टूटने नहीं देगा। हो सकता है कुछ इसमें फ्रैक्चर्स भी आ जाए, लेकिन आखिर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वेस्ट ने ही बहुत कोशिश की थी कि जो उस वक्त छोटे मुल्क सेंट्रल एशिया के या यूक्रेन भी अलग हो गए थे, उनके न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए जाए और रूस का मेन सरकार इंटैक्ट रहे। उस वक्त इन्वेस्टमेंट बहुत किया गया था, पैसे बहुत किए गए थे, चाहे वो कहानी कहीं भी पहुंची हो, लेकिन रूस को टूटने नहीं दिया गया। और इस वक्त भी कोई एक न्यूक्लियर पावर को टूटने नहीं देगा। अब टूटने के बीच और फंक्शनल नेशन स्टेट होने के बीच बहुत एक स्पेस है। नॉर्थ कोरिया भी आखिर एक फंक्शनल स्टेट है, उसके टूटने का कोई डर नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत गरीब है, बहुत बुरे हाल में रहते हैं। ये कहा जाता है कि आज की तारीख भी वहाँ फेमिन और फेमिन लाइक कंडीशंस कुछ इलाकों में है। कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ कोई जाके देख नहीं सकता, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है देश का अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था देखी जाए। हो सकता है, मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज, जैसे उसने पहले क्राइसिस के वक्त किया है, डायरेक्टली सिचुएशन को और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार शायद उतनी सफल नहीं रहेगी जो पीछे रह पाई थी। फर्स्टली बिकॉज आर्मी के अंदर डिविजन्स हैं, और सेकेंडली क्योंकि आवाम ही बहुत बुरी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना सिर्फ फ़ौज के साथ लेकिन पूरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ से पूरी तरह परेशान हो गई है। अब ये एक मंथन का वक्त है, क्या इस मंथन से निकलेगा, हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इसके नतीजे होंगे। जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल मिस्टर राठौर का है, पूछ रहे हैं कि करंटली पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी क्या है, क्या वो मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहेंगे?
राठौर साहब, फिलहाल पाकिस्तान या काफ़ी वक्त से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि मिलिटेंट ग्रुप्स का समर्थन का जो नलका है, यानी पैसे या हथियार, वो काफ़ी हद तक बंद कर दिया जाए। ये इनका, अगर आप देखेंगे, जब सीज़ फायर अनाउंस किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो भारत के कोई बहुत वेलविशर थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि कोई क्राइसिस पैदा हो जाए जैसे बालाकोट के वक्त हुआ, क्योंकि अगर कोई क्राइसिस पैदा होता तो पाकिस्तान की जो आर्थिक परिस्थिति थी वो और भी बिगड़ जाती। फौज पे तो खर्चा होता ही होता, लेकिन इन्वेस्टर भी जो पाकिस्तान को अभी जिनको पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, वो इन्वेस्टर कोई भी अपने पैसे पाकिस्तान में नहीं लगाता। अब बड़े मिक्स सिग्नल्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। एक हाथ पे उन्होंने अनाउंस किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सैंक्शन से निकलने के लिए कि वो लश्कर तैयबा के कुछ लोगों को कैद दे रहे थे। हाफिज़ मोहम्मद सईद जैसे लश्कर तैयबा के चीफ हैं, उनको टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस पे जेल दिया। लेकिन बहुत सारे और बड़े दहशतगर्द भी हैं जिनके खिलाफ इनने कोई अमल नहीं लिया है। जैश ए मोहम्मद के सदर मसूद अज़हर का तो हमें किस्सा पता है, लेकिन रिसेंटली हमने द प्रिंट में एक आर्टिकल ये भी किया था कि 26/11 की घटनाओं से जुड़े हुए, बॉम्बे पे जो हमले थे उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उस अटैक में, लेकिन जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई आज की तारीख तक नहीं की जी। लेकिन दूसरी बात भी ये है कि कश्मीर में काफ़ी वक्त से बड़े पैमाने पे कोई अटैक्स नहीं हुए हैं, कोई बहुत बड़े अटैक्स। ज़रूर फ़ौज पे हमले हुए हैं, एम्बुशेस हुए हैं दूर दराज के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के हिस्सों में, लेकिन शहरों में कोई बॉम्बिंग्स नहीं हुई। ये नहीं लगता कि बहुत बड़े पैमाने पे इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है जैसे पहले चलता था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी की ये स्ट्रेटजी है कि किसी तरह ये मुद्दा को ज़िंदा रखे, लेकिन वहाँ तक ना जाने दे जहाँ भारत अपने आप को मजबूर महसूस करेगी कि पाकिस्तान पे या अंदर कोई हमला करे जी। तो एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहे हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं कि यस, अभी पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन हैं लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे, और उस वक्त उनके पास कोई एसेट्स होने चाहिए ताकि कश्मीर में दोबारा वो हालात बिगाड़ पाए या कम से कम उसको एक पॉलिटिकल रूप देके मामले को आगे बढ़ा पाए। एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा अगर भारत आने वाले साल में कश्मीर में इलेक्शंस करे, तो वहाँ दहशतगर्द तंजीम क्या इलेक्शन प्रोसेस पे अटैक करेंगे, पार्टी वर्करों पे अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उसी वक्त हम डेफिनेटली जान पाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी की क्या थिंकिंग है इस इशू पे। अगला सवाल मनीष कुमार पटेल का आ रहा है, पूछ रहे हैं कि जब कानून सहित सब कुछ सेना के नियंत्रण में है तो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल क्यों नहीं है? मनीष जी, ये सवाल बिल्कुल आपका सही है और मेरी राय जो ये है यही है, जैसे कि इस प्रोग्राम में मैं पहले भी कहा हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज का उतना कंट्रोल नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि वहाँ फ़ौज का पहले बहुत बड़ा रोल रहा है ज़ियाउल हक के ज़माने से, उसके पहले से भी मिलिट्री का। तो लोग समझते हैं कि आज की तारीख भी अगर फ़ौज डंडा चलाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से फ़ौज ही समझ गई थी कमर जावेद बाजवा के टाइम कि ऐसे नहीं हो सकता। इनफैक्ट जनरल परवेज़ अशफाक कियानी के टाइम से क्राइसिस के वक्त फ़ौज डायरेक्टली सामने आने से हिचकी है थोड़ी, और शायद उसकी ये वजह थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो कू किया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के टाइम में कारगिल के बाद, उस कू से पाकिस्तान फ़ौज के अंदर बहुत सारे घाव आ गए और पाकिस्तान की पॉलिटी भी जर्नलों के काफ़ी खिलाफ हुई। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर घाव है क्योंकि याद रखो जिस वक्त के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस वक्त के लिए बहुत सारे और लोगों के प्रमोशंस रुक गए। ये आरोप लगाए गए कि कुछ लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठा के चीफ के फेवरेट्स बहुत पैसे कमा रहे थे या एडवांटेजेस ले रहे थे। फ़ौज समझ गई कि अंदर ये अगर दरार पैदा होंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जनरल बाजवा के एक्सटेंशन पे भी सिमिलरली बहुत नाखुशी कई क्वार्टर्स में आ गई थी, और ये करंट चीफ बनने पे भी कुछ सीनियर लेवल पे कई लोगों की नाखुशी थी। अब फ़ौज
पॉलिटिक्स जैसे नहीं है कि कोई जनरल अपना बोरी बक्सा लेके अलग कोई पार्टी बना लेगा या अलग कोई फौज बना लेगा, लेकिन ये नाखुशी डेफिनेटली फौज के काउंसिल्स में उठती है। और जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, इस वक्त फौज अच्छी तरह समझती है कि यंगर ऑफिसर्स के लेवल पे नाखुशी बहुत है। जनरल आसिम मुनीर पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंशन्स दबाए जाएं, कहीं कुछ लॉलीपॉप देके, कहीं डंडा चला के, लेकिन वो जानते हैं कि फ़ौज की ये परिस्थिति नहीं है आज की तारीख की पूरी सोसाइटी पर वो अपना बस चला पाए। तो वो कोशिश करेंगे कि कुछ रास्ता निकले। क्या रास्ता निकलेगा अगली चुनाव में ही पता लगेगा। क्या वो दूसरे कोई कैरिज्मेटिक लीडर को पैदा कर पाएंगे जो इमरान खान जैसे एक नई पार्टी बना पाएगा, पब्लिक को सेड्यूस कर पाएगा, या क्या इन्हीं प्लेयर्स के साथ उनको चुनाव करेगा, इन विच के समझना मुश्किल है कि कैसे कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, बिलावल भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी का एक ही प्रोविंस में होल्ड ठीक है, और दूसरी PMLN का इस वक्त हाल बहुत नाजुक लग रहा है, ख़ास तौर से क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वापस आने का कोई इशारा दे नहीं रहे हैं। जी प्रवीण, एक आखिरी सवाल लूँगी। कार्तिक पराशर का सवाल है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से पाकिस्तान को स्टेबल होने में कितना समय लगेगा? कार्तिक जी, काश मैं ज्योतिष ना भी होता, इतना जानकार होता तो कम से कम स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे लगा लेता, जो कि मैं कभी नहीं लगाता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जो खड्डा पाकिस्तान ने अपने आप के लिए खोदा है, ये बहुत गहरा और बड़ा खड्डा है। ये जनरल इस सरकार को भी गाली देना मतलब थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि ये प्रोसेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम से ही शुरू हो गया था, जब बाहर से पैसे आ रहे थे और वो पैसे सब्सिडीज़ पे, इर्रेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग में खर्च किए जा रहे थे। अब आज एक वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं बचा है उसके सामने, अदर देन जो वो कर रहे हैं, सारे अपने एसेट्स बेच रहे हैं, पोर्ट्स UAE और दूसरे मुल्कों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी भेजा जाएगा। और PI का हाल आप ये देख सकते हो आज की तारीख कि उनके मुल्क से बांग्लादेश की कोई फ़्लाइटें नहीं हैं, श्रीलंका की कोई फ़्लाइटें नहीं हैं, नेपाल की कोई फ़्लाइटें नहीं हैं, क्योंकि उनके एयरलाइंस का हाल नहीं है ये चलाने का। लेकिन ये डिसीशंस एक अच्छे खासे सरकार के लिए भी, जैसे भारत में एक मेजॉरिटी वाली स्टेबल गवर्नमेंट है, उनको भी ऐसे डिसीशंस लेने के में दिक्कत होती है, क्योंकि पब्लिक कई बार परेशान हो जाती है। रिफॉर्म्स से प्राइसेस बढ़ते हैं, नौकरियां जाती हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी आने में वक्त लगेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस घबराते हैं ऐसे डिसीशंस लेने में। ये इंटरिम गवर्नमेंट अभी है, इनको रीएलेक्ट नहीं होना है, तो हो सकता है कुछ थोड़े ज़्यादा कठोर डिसीजन ले पाएँ, लेकिन इनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि आखिर लोग इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के कार्रवाइयों के लिए जिन लोगों ने उनको अपॉइंट किया है उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे जी। तो मेरे ख्याल से जब तक एक इलेक्शन नहीं होता, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, तो पाकिस्तान ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा, और वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करने में इनको अब बहुत दिक्कत आएगी। तो आगे आने वाले साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होंगे। जैसे कि सवाल पहले पूछा गया था, क्या पाकिस्तान टूट जाएगा? प्रॉबेबली नॉट, लेकिन डेफिनेटली उनके अच्छे दिन सामने नहीं है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।